हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज 32 को कर चुके हैं। अब हमारे सामने एक्सरसाइज 33 है। इंशाल्लाह इस बार मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी एक्सरसाइज एक पार्ट में हो, ताकि जो भी इस एक्सरसाइज को देखे उसको इससे फायदा पहुंचे। तो अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने इंस्ट्रक्शन क्या है। ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शन। लिखा हुआ है, ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मींस ऑफ अ कनेक्टिव। यानी कि एक कनेक्टिव की सहायता से जितने भी सेंटेंसेस के जोड़े दिए गए हैं उन सभी जोड़ों को एक सेंटेंस के अंदर बदल दीजिए, एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने जो पहला जोड़ा है यानी कि सेंटेंस नंबर 1 है, उसमें दो सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या है? दिस इज द बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। अब इस सेंटेंस पे जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दो सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और उन्हीं की सहायता से क्या करेंगे, हम इस दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे दिस इज द बिल्डिंग, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द बिल्डिंग। अब ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद हमें कामा लगाएंगे। इट क्या है? इट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और इसको हमने यूज किया है इसके लिए, इस बिल्डिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर्सनल प्रोनाउन को चेंज कर देंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि अब ये दो सेंटेंसेस से एक सेंटेंस में बदलने वाला है। दिस इज द बिल्डिंग और इसके बाद हम क्या करेंगे, विच लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वो प्रोनाउन जिसकी हमें तलाश थी। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां पर देखेंगे सेंटेंस क्या बन रहा है, दिस इज द बिल्डिंग विच वाज, बाकी सब सेम रहने वाला है, मैं लिखे दे रहा हूं। बिल्ट इन अ सिंगल मंथ। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये है, और यही क्या है, एक कनेक्टिव है जिसकी सहायता से हमने क्या किया है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर, देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है इसमें हमसे पूछा जा रहा है, द लेटर रीच्ड मी दिस मॉर्निंग। एक सेंटेंस आपके सामने ये है। दूसरा सेंटेंस है, यू सेंट मी द लेटर। तो अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि दो सेंटेंस हैं, दोनों अलग अलग हैं। हमें क्या बात करनी है कि जो सेंटेंस में लेटर दिया गया है दोनों जगह पर, इसको यूज करना है और इसकी जगह पर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। उस रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, द लेटर। ओके, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यू सेंट। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लेटर की बात कर रहे हैं और दो सेंटेंसेस को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे विच को। अच्छा, अगर आप दैट का यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि लेटर और वस्तुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दैट का और विच का दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे द लेटर विच यू सेंट। ओके, अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर आ गया है और इतना सेंटेंस भी हमारा आ चुका है। हम यहां से जो है सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, रीच्ड। ओके, मी दिस
फिर आगे मॉर्निंग। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो आपने क्या देखा कि हम लेटर्स को देख रहे हैं कि दोनों जगह कॉमन है। तो हमने एक लेटर को पकड़ा और दूसरे लेटर को हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कह रहा है, इस एंटेसिडेंट की बात कर रहा है जो कि क्या है, लेटर है। तो द लेटर विच यू सेंट रीच्ड मी दिस मॉर्निंग करके हमने एक सेंटेंस बनाया जिसमें दोनों सेंटेंस कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। सेंटेंस नंबर 3 जो है, इसमें लिखा हुआ है करीम इज ऑलवेज आइडल। आइडल का मतलब होता है लेजी, बेकार व्यक्ति, यानी कि जो काम से अपना हाथ चुराता हो, काम नहीं करना चाहता हो। तो करीम इज ऑलवेज आइडल, करीम हमेशा एक लेजी इंसान है और ही वॉज पनिश्ड। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, ही वॉज पनिश्ड, और इसीलिए उसको जो है दंड दिया गया है, पनिश किया गया है। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, हमें क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन कौन है, यहाँ पे देखिए करीम है और यहाँ पर करीम के बारे में हम ही से बात कर रहे हैं। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ही है हमारा, हम इसी को रिप्लेस कर सकते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन से। और वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, कनेक्टिव का काम करेगा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं करीम। अब करीम के बाद हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है होगा। अब हो क्यों यूज किया है हमने, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, करीम के लिए यूज किया गया है, जैसे ही का यूज हमने करीम के लिए किया था। तो यहाँ पर करीम हु इज ऑलवेज आइडल, ठीक है, हु इज ऑलवेज आइडल वाज फर्निश्ड। तो ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ दिया, किसका यूज करके, एक कनेक्टिव का यूज करके, जो कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई मेट माई अंकल। मैं अपने अंकल से मिला। ही हैड जस्ट अराइव्ड। वो अभी अभी आए थे। तो इस सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने अंकल से मिले हैं जो अभी अभी आए थे। तो अब हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हिंदी में तो कनेक्ट कर ही चुके हैं, हम जो कह चुके हैं, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का ही काम करता है। इंग्लिश में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हम एक जगह पर अंकल का यूज करेंगे और दूसरी जगह अंकल की जगह को रिप्लेस करेंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन से। यहाँ पर इसको पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया है। सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से चेंज कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, आई मेट माई अंकल, फिर हु हैड जस्ट अराइव्ड। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई मेट माई अंकल हु हैड जस्ट अराइव्ड। यहाँ पर हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसकी सहायता से हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया। एक सेंटेंस है आई मेट माई अंकल, दूसरा सेंटेंस है ही हैड जस्ट अराइव्ड। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 पर। सेंटेंस नंबर 5 हमसे कह रहा है दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट। आप दो सेंटेंसेस को अलग अलग देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें उस कॉमन वर्ड को ढूंढना है जो दोनों सेंटेंसेस में मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे हाउस है और इस हाउस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इट के जरिए। तो ये क्या है, दिस इज द हाउस जैक बिल्ड इट, यानी कि हाउस दोनों जगह पर है। जैक बिल्ड इट यानी कि जैक ने क्या बनाया, उस घर को बनाया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम इट की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे।
और इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे। कैसे? देखिए, हम लिखेंगे दिस इज द हाउस, और इसके बाद आप चाहे दैट का यूज कर लीजिए, चाहे विच का यूज कर लीजिए। हम दैट का यूज करेंगे। हम लिखेंगे दैट जैक बिल्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। और ये पहले क्या था? यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर रखा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं और दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कनेक्ट करके पूरा एक सेंटेंस तैयार कर रहे हैं जो बढ़िया सी मीनिंग देता है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 के पास, देखते हैं कि वहां पर हमारे सामने क्या है। सेंटेंस नंबर 6 हमारे सामने है और इस सेंटेंस में हमसे कहा जा रहा है द बॉय इज माई कजिन। ये आपका एक सेंटेंस है। यू सी हिम देयर, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। तो ये दो सेंटेंसेस है जिनको हमें कनेक्ट करना है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि कॉमन क्या चीज है। द बॉय क्या है यहाँ पर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है। और दूसरे सेंटेंस में क्या है कि हिम का यूज करके हम इसी द बॉय को बोल रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पे है। पहले सेंटेंस में हमने इसको सब्जेक्ट के रूप में देखा है और दूसरे सेंटेंस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखा है, मगर कॉमन यही है। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम द बॉय। ठीक है, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। अब हम इसी की बात करने वाले हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम एक्यूजेटिव केस में करेंगे। एक्यूजेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन कैसा होता है? वो होता है whom। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यू सी देयर। यू सी देयर। तो ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पर आ गया। अब बाकी का बचा हिस्सा जो है पहले सेंटेंस का, उसको हम एज इट इज उतार देंगे। इज माई कजिन। इज माई कजिन। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने जो पर्सनल प्रोनाउन था, पीपी जिसको हम कह रहे हैं, वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन ने यहाँ पर क्या क्या काम किया? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ने एक कनेक्टिव का काम किया। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया और दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर आ गए। सेंटेंस क्या बना? द बॉय होम यू सी देयर इज माई कजिन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है द लेडीज हैव अराइव्ड, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम। अब इसमें देखिए, द लेडीज ये क्या है? इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में हम दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है इस दूसरे सेंटेंस का। तो आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आई वॉज स्पीकिंग ऑफ द लेडीज। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे एक ऐसे सेंटेंस में जो इन दोनों से मिल करके बना हुआ हो, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द लेडीज। द लेडीज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? होम का यूज करेंगे। होम यहाँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये किस केस का रिलेटिव प्रोनाउन है? एक्यूजेटिव केस का। ओके, तो ये एक्यूजेटिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज हमने कर लिया। किसके लिए किया? लेडीज के लिए किया। तो द लेडीज होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैव अराइव्ड। हम इधर लिख देंगे हैव अराइव्ड। तो यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
सेंटेंस क्या बना? द लेडीज होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हैव अराइव्ड। ये दो सेंटेंस आपके तैयार हो गए, जो कि एक में कनेक्टेड हैं, एक साथ जॉइंट हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हम जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें पहले तो ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड क्या है, किस चीज के ऊपर, किस बात के लिए हम कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर किसकी बात हम दोनों सेंटेंस में कॉमनली कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देम लिखा हुआ है। तो लेडीज और देम दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन देम किसके लिए यूज हुआ है? लेडीज के लिए ही यूज हुआ है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको कॉमन वर्ड की तरीके से देख रहे हैं। सेंटेंस क्या हो गया? द लेडीज हैव अराइव्ड, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ देम। और हमने इनको जब ज्वाइंट किया तो क्या लिखा? द लेडीज होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हैव अराइव्ड। अगर आप कॉमा लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए, पंचुएशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो द लेडीज होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हैव अराइव्ड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 8 में क्या है। अब सेंटेंस नंबर 8 हमारे सामने दिया गया है, और इस सेंटेंस में हमसे कहा जा रहा है द बॉयज क्लैप्ड हार्टली दे वेयर वॉचिंग द मैच। यानी कि जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उन्होंने दिल से ताली बजाई, वे मैच देख रहे थे। अब इस सेंटेंस में हमें करना ये है कि जो दे है इसको रिप्लेस कर देना है हमें। किसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं? बॉयज के साथ। वैसे भी ये बॉयज के लिए ही यूज हुआ है, लेकिन हम एक कनेक्टिव को यूज करेंगे यहाँ पर। और वो कनेक्टिव क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और वो रिलेटिव प्रोनाउन इस दे को रिप्लेस कर देगा। हम क्या लिख सकते हैं? द बॉयज, फिर हु। बॉयज ह्यूमन है, तो इनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। तो द बॉयज हु वेयर वॉचिंग द मैच क्लैप्ड हार्टली। तो ये आप देखिए, आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और इस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये क्या करता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन बॉयज को रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव क्लॉज के अंदर। अब हमें एक कनेक्टिव के सहारे से दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ना था, तो इसके लिए हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया था, और इसी वजह से हमारा सेंटेंस जो है, जो दो अलग अलग भागों में था, वो एक सेंटेंस बन पाया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि उसमें कौन से दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमें जोड़ना है। हमारे सामने सेंटेंस नंबर 9 है, इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय टेल्स लाइज, यानी कि लड़का झूठ बोलता है। ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, यानी कि वो दंड का योग्य है, दंड के योग्य है। तो हम इस सेंटेंस में जब एक ऐसा वर्ड यूज करेंगे इन दोनों सेंटेंस के लिए जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दे, वो क्या होगा? वो कॉमन वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर द बॉय है और यहाँ पर ही है, तो ये दोनों बात तो एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं। तो हम इसी कॉमन चीज को ढूंढेंगे, और फिर क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे एक क्लॉज में उसको। जैसे यहाँ पर द बॉय लिखा हुआ है, तो द बॉय हमें सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। हम बना लेंगे। हमने क्या लिखा? द बॉय। अब आगे हम लिखेंगे हु टेल्स लाइज। ये हो गया कि लड़का जो झूठ बोलता है, डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो द बॉय हु टेल्स लाइज डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, ये आपका एक सेंटेंस बनेगा, यानी कि वो लड़का
जो झूठ बोलता है वो दंड के योग्य है, दंड को वो डिजर्व करता है, दंड के वो लायक है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हर्ड अ सॉन्ग। आई हर्ड यानी कि मैंने सुना, अ सॉन्ग एक संगीत, द सॉन्ग प्लीज्ड मी संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया। प्लीज्ड का क्या मतलब होता है? प्रसन्न करना होता है। तो मैंने एक संगीत सुना और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब ये दो सेंटेंस अलग-अलग हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है, कनेक्टिव का यूज करेंगे। दोनों जगह आप देखिए सॉन्ग कॉमन है, ठीक है। हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लिखेंगे। हम लिखेंगे आई हर्ड अ सॉन्ग। ये बन गया हमारा मेन क्लॉज। अब हम जो दूसरा सेंटेंस है इसको रिलेटिव क्लॉज के अंदर लेकर के आएंगे। सॉन्ग का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अब इतना लिखना है विच, ठीक है। हमने लिख दिया विच, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा सॉन्ग, जिसने। आप दैट का भी यूज कर सकते हैं, ये कनेक्टिव है, रिलेटिव प्रोनाउन है। चाहे विच का यूज करिए चाहे दैट का यूज करिए, ये वापस से रिफर कर रहा है उस सॉन्ग को। यानी कि जो सॉन्ग है वो क्या है? वो एंटेसिडेंट है विच का। तो आई हर्ड अ सॉन्ग विच प्लीज्ड मी। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या यूज किया? विच को यूज किया, और विच ने क्या काम किया कि दोनों सेंटेंसेस को उठा करके जोड़ दिया और एक कनेक्टिव का काम किया इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो हमारा सेंटेंस नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम सेंटेंस नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है आई हर्ड सम न्यूज। आई हर्ड मैंने सुना, सम न्यूज कुछ खबर, द न्यूज यानी कि खबर, एस्टोनिस्ड मी। एस्टोनिस्ड होता है आश्चर्यचकित करने को कहते हैं। तो खबर ने मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। इसमें आप देखिए क्या कॉमन है? कॉमन है आपका न्यूज, ठीक है। यहाँ पर सम न्यूज है, यहाँ पर द न्यूज है, यानी कि हम न्यूज की बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस ठीक वैसे ही है जैसे कि हमने इससे पहले वाला सेंटेंस नंबर 10 को सॉल्व किया, उसमें भी हर्ड आया हुआ था, यहाँ भी हर्ड है। तो हमें करना बस इतना है कि हम एक मेन क्लॉज बनाएंगे। हम बनाएंगे आई हर्ड सम न्यूज, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। अब इसके बाद जो हमारी रिलेटिव क्लॉज है उसमें हम इस न्यूज को रिप्लेस कर देंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन से। वो क्या हो सकता है? हमने इससे पहले विश का यूज किया था, इसमें हम दैट का यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं, चाहे विच का यूज करिए चाहे दैट का यूज करिए। हमने इससे पहले विच का यूज किया है इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? दैट का यूज कर लेंगे। फिर आगे हम क्या लिखेंगे? एस्टोनिस्ड मी। एस्टोनिस्ड मी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। इस सेंटेंस में क्या है? आई हर्ड सम न्यूज, मैंने कुछ खबरें सुनी, दैट एस्टोनिस्ड मी, जिसने मुझको आश्चर्यचकित कर दिया। या मैंने कुछ खबर सुनी जिसकी वजह से मैं आश्चर्यचकित हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है आई नो अ मैन। आई नो अ मैन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। द मैन हैज अ वुडन लेग। लेग यानी कि पैर, वुडन लकड़ी का। तो द मैन हैज अ वुडन लेग यानी कि उस व्यक्ति के पास एक लकड़ी का पैर है। अब दो सेंटेंस हैं, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? पहले वाले को हम मेन क्लॉज के रूप में यूज करेंगे जैसे कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम लिखेंगे आई नो अ मैन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। अब द मैन फिर से आ गया, यहाँ पर आ मैन है, यहाँ पर द मैन है। तो बेसिकली आ का यूज हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो रैंडम सा है, जिसके बारे में हमने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी है। लेकिन इसके बाद जो हमने द का यूज किया है, तो अब हम
ये बताने के लिए कर रहे हैं कि हमने जब इस रैंडम व्यक्ति की बात की थी, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए हम आ को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो आई नो अ मैन और इसके बाद हम द मैन के लिए क्या यूज करेंगे? एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैन है यानी ह्यूमन है और ह्यूमंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। तो हमने हु का यूज कर लिया। आई नो अ मैन हु हैज अ वुडन, वुडन यानी कि लकड़ी का और लेग पैर। तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास एक लकड़ी का पैर है या जिसका एक पैर लकड़ी का है। आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है हियर इज अ बुक, द बुक कंटेन्स पिक्चर्स। तो इसको भी आप वैसे ही करिए। बात की जा रही बुक की, दोनों जगह बुक है। तो हमें दूसरे सेंटेंस को जब हम रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो हम द बुक को हटा करके इसकी जगह एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे हियर इज अ बुक। ओके, फिर आगे क्या लिखेंगे? द बुक लिखा हुआ है तो इसके लिए हम द बुक की जगह पर एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। बुक है, एक नॉन लिविंग आइटम है, तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम विच का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। हम विच का यूज कर लेंगे। हमने लिखा विच। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या है? कंटेन्स पिक्चर्स। तो आगे लिख दीजिए आप कंटेन्स, ओके, पिक्चर्स। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और ऐसे ही सारे के सारे हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है गिव मी द रूलर, द रूलर इज ऑन द डेस्क। देखिए रूलर का मतलब एक तो होता है शासक, तो ये शासक वाला रूलर नहीं है, ये नापने वाला रूलर है। या दूसरी चीज हम उस छड़ी को भी रूलर कहते हैं जो छड़ी यूज की जाती है क्लास के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए, यानी कि जब स्टूडेंट्स ज्यादा शरारतें करने लगते हैं तो उनकी पिटाई करने के लिए। नहीं, पिटाई करने के लिए नहीं यूज की जाती है, इसका यूज किया जाता है ब्लैक बोर्ड पर चीजों को समझाने के लिए। एक छोटा सा जोक था, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो गिव मी द रूलर, तो मुझे पटरी दे दो या मुझे वो छड़ी दे दो। द रूलर इज ऑन द डेस्क, जो रूलर है वो कहां पर है? डेस्क पर है। डेस्क यानी कि मेज पर। जब इस सेंटेंस को हम एक कनेक्टिव की सहायता से जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गिव मी द रूलर, फिर आगे लिखेंगे विच, ओके, इज ऑन द डेस्क। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझको वो छड़ी दे दो जो मेज के ऊपर है। ओके, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दो सेंटेंसेस को हमने एक कनेक्टिव की सहायता से जोड़ दिया। ये कनेक्टिव क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हमने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में जोड़ा है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 15 की तरफ। सेंटेंस नंबर 15 हमारे सामने है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है द बाइसिकल इज अ न्यू वन, हरी रोड इट। यानी कि द बाइसिकल जो साइकिल है वो एक नई साइकिल है और हरी ने इसको चलाया, इसकी सवारी की। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया गया है इट। अब ये इट क्या कह रहा है? ये इट कह रहा है उस बाइसिकल के बारे में। हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि हम मेन क्लॉज बनाएं द बाइसिकल इज अ न्यू वन को, और दूसरी चीज ये है कि हम हरी रोड अ बाइसिकल या द बाइसिकल विच इज अ न्यू वन, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। हम लिख सकते हैं पहला सेंटेंस हम लिखेंगे द बाई साइकिल।
बाईसाइकिल यानी कि जिसमें दो साइकिल हों, यानी दो पहियों वाली। द बाइसिकल विच हरी रोड इज अ न्यू वन। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं हरी रोड द बाइसिकल। तो हरी ने वो बाइसिकल चलाई, वो साइकिल चलाई। आगे आप लिख सकते हैं विच इज अ न्यू वन। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कनेक्टिव के तौर पे किसको यूज करना है, एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है, ताकि सेंटेंस जो है वो एक मीनिंग दे सके, उसकी साउंड मीनिंग हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा करके जोड़ दें। सेंटेंस की मीनिंग जो उसके क्वेश्चन में दी गई है वो कायम रहनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं कि 16 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वी गॉट इनटू अ बस। वी गॉट इनटू अ बस क्या है कि हम एक बस के अंदर गए। इट वॉज फुल ऑफ पीपल। ये लोगों से भरी हुई थी, या वो लोगों से भरी हुई थी। कौन? बस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बस दोनों जगह कॉमन है। हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वी गॉट इनटू अ बस। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया। यहां पर हमें यूज करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन को। अब यहां पर तो इट का यूज किया गया था, लेकिन इट एक रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं, ये है एक पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें इट की जगह को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना होगा। बस क्या है? नॉन लिविंग आइटम है। तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? दैट का भी यूज कर सकते हैं और विच का भी यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे विच वॉज फुल ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी गॉट इनटू अ बस विच वॉज फुल ऑफ पीपल। हम एक बस के अंदर गए जो लोगों से भरी हुई थी। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ही हैज अ फ्रेंड, यानी कि उसके पास एक दोस्त है। ही इज अ क्लेवर आर्टिस्ट। वो एक चतुर या चालाक आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, वो एक चालाक कलाकार है। अब इस सेंटेंस को जब आप कंबाइन करेंगे, एक में कनेक्ट करेंगे, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को मेन क्लॉज के तौर पे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे ही हैज अ फ्रेंड। उसके पास एक दोस्त है। अब दूसरा ही जो आया है वो किसके लिए आया है? इस ही के लिए आया है या फिर इस फ्रेंड के लिए आया है? जाहिर सी बात है इस फ्रेंड के लिए आया है। ठीक है, तो हम इस ही को इस फ्रेंड के लिए रिप्लेस करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं? हमें मालूम है कि जब हम किसी ह्यूमन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होता है हु। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हु। और हु को लिखते ही ये किसको बताएगा, किसके बारे में बात करेगा? फ्रेंड के बारे में, क्योंकि फ्रेंड क्या है? इसका एंटेसिडेंट है। तो ही हैज अ फ्रेंड हु इज अ क्लेवर, ओके, आर्टिस्ट। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर 17 क्या बना हमारा? ही हैज अ फ्रेंड हु इज अ क्लेवर आर्टिस्ट। उसके पास एक दोस्त है जो एक चालाक कलाकार है या चतुर कलाकार है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 की तरफ। अब हमारे सामने आता है सेंटेंस नंबर 18। बाकी सेंटेंसेस से ये एक बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बहुत ही आसान है, आपको कोई खास चेंजेस नहीं करने हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ही इज अ वेल नोन मैन। वेल नोन यानी कि जाना माना। तो ही इज अ वेल नोन मैन, वो एक जाना माना व्यक्ति है। हिज जेनरोसिटी इज द टॉक ऑफ द टाउन। जेनरोसिटी क्या होती है? दयालुता होती है। तो उसकी दयालुता के
चर्चे पूरे कस्बे भर में हैं। इज द टॉक ऑफ द टाउन, यानी इसका यही मतलब हुआ कि पूरे इलाके में, पूरे कस्बे में उसकी दयालुता के चर्चे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अमीर होता है तो उसके बारे में लोग बात करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत दयालु है जैसे कि इस कंडीशन में दिखाया जा रहा है तो इसके बारे में बहुत बात होता है। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा महान होता है तो उसके बारे में बात होती है। तो वैसे ही इज द टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि इसके बारे में चर्चाएं हुआ करती हैं, लोग आपस में इसके बारे में डिस्कस किया करते हैं कि ये बहुत ही दयालु व्यक्ति है। अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों को एक सेंटेंस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ही इज अ वेल नोन। वेल नोन यानी कि जाना माना, और मैन का मतलब व्यक्ति। अब हमने इतनी बात बोल दी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर हिज आया हुआ है, ना कि ही आया हुआ है। हिज क्या है? हिज हमें बताता है जेनेटिव केस के बारे में। जेनेटिव केस क्या होता है? एक नॉमिनेटिव केस आपने पढ़ा है, एक एक्यूजेटिव केस पढ़ा है, एक जेनेटिव केस है। और ये जेनेटिव केस क्या होता है? ये बताता है पोजेशन को, यानी कि ये पॉजेसिव केस को लेकर के हमारे सामने आता है। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? ही की बात करने वाले हैं कि ही जिसके ऊपर अपनी पोजीशन रखता है उसकी बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ना विच का यूज कर सकते हैं ना हु का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिर्फ एक चीज, और वो है हुज। ठीक है, तो ये एक जेनेटिव केस की बात करेगा, एक पॉजेसिव केस की बात करेगा। अब हम आगे का सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं जेनेरोसिटी। स्पेलिंग काफी ज्यादा ध्यान से आप लिखा करिए, स्पेलिंग के भी नंबर अक्सर कट जाया करते हैं। और मीनिंग पता है, अच्छी बात है, मगर स्पेलिंग हमेशा याद रखिए। तो याद रखने का एक तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए जेनेरोसिटी, ऐसे करके इसको तोड़ लीजिए और इस तरीके से इसको याद रखिए। तो हुज जेनेरोसिटी इज द टॉक। टॉक मतलब चर्चा ऑफ द टाउन। ठीक है, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ही इज अ वेल नोन मैन, वो एक जाना माना व्यक्ति है। होज जेनरोसिटी, जिसकी दयालुता के चर्चे पूरे पूरे कस्बे भर में होते रहते हैं, या पूरे कस्बे में इसकी दयालुता के चर्चे होते हैं। जो भी आपको इसकी मीनिंग परफेक्ट लगे आप वैसे ही इसको यूज करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द कैट कॉट द माउस। द कैट यानी कि बिल्ली ने, कॉट द माउस चूहे को पकड़ लिया। कॉट का मतलब होता है पकड़ना। द कैट वॉज परसुइंग द माउस, यानी परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज को पाने के लिए उसका पीछा करना कहलाता है परसुइंग। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि दोनों जगह कैट भी है, दोनों जगह माउस भी है। तो हम किसको क्या बना दें? द कैट caught द माउस एंड द कैट was pursuing द माउस। इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा डिफिकल्ट समझिए, क्योंकि इसमें आप दोनों जगह देख रहे हैं कि कैट भी है माउस भी है। यहाँ कैट है, यहाँ माउस है। तो कौन सा आपका सब्जेक्ट बनेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, किसको आप रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, हम पहले सेंटेंस को सबसे पहले मेन क्लॉज के तौर पे लिख लेंगे। द कैट कॉट, कॉट का मतलब पकड़ना, द माउस। ठीक है, तो द कैट कॉट द माउस यानी कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? इस माउस को जो है हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम रिलेटिव क्लॉज में प्रेजेंट करेंगे। तो ये वाला माउस यहां से चला जाएगा। माउस है यानी कि ये ह्यूमन तो है नहीं, हम इसको विच से या फिर दैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम विच का यूज करेंगे। तो अब ये विच किसको रिफर कर रहा है? इस माउस को रिफर कर रहा है। तो द कैट caught द माउस विच, अब सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, इट वॉज परसुइंग। ठीक है, इट क्यों यूज करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। इट वॉज परसुइंग,
देखिए, इट का यूज हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या फिर कुछ भी है, जानवर है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम जब दोबारा से किसी सेंटेंस में बात करनी होती है या फिर आगे पैराग्राफ में बात करनी होती है, तो हम उस नाउन का ना यूज करके उसकी जगह पर एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वो प्रोनाउन कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? इट एक आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और ये इट रेफर कर रहा है इस कैट को। कैट ह्यूमन नहीं है। अगर ह्यूमन होती तो हम हु का यूज कर लेते। हाँ, यहाँ पर ये हु का यूज कर सकते थे या ही का यूज कर सकते थे एक पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर, लेकिन यहाँ पर कैट एक एनिमल है, एनिमल के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। तो द कैट कॉट द माउस विच इट वॉज परसुइंग, ये आपका एक सेंटेंस बनेगा जिसमें माउस जो है उसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव क्लॉज के अंदर रिप्लेस कर दिया है। वहीं पर आप देखेंगे कैट को हमने रिप्लेस कर दिया है एक पर्सनल प्रोनाउन इट से। तो आई थिंक यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा, कहा जा रहा है कैन आई बारो द बुक यू आर रीडिंग इट। अब इस सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है, पहला जो हिस्सा है वो क्या है? एक इंटेरोगेटिव है, और दूसरा क्या है? एक असर्टिव है। हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव को ही लिखेंगे। हम लिखेंगे कैन आई बारो द बुक। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे? हम इस इट की जगह पर उस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जो बुक को रेफर करे। तो बुक एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम विच और दैट इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं, हम विच का ही यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा कैन आई बारो द बुक विच। आगे का सेंटेंस क्या बनेगा? आगे का सेंटेंस बनेगा यू आर रीडिंग। तो यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे हम। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन बना रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। पहले एक इंटेरोगेटिव था और दूसरा असर्टिव था। अब ये दोनों क्या हैं? एक में आकर के दोनों इंटेरोगेटिव बन गए हैं। हमने बुक की एक्सप्लेनेशन कर दी है कि जो आप बुक पढ़ रहे थे। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है द बॉय वॉज वेरी प्राउड ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। ही कौन? द बॉय। ठीक है। यहाँ ही से हम इस बॉय को ही रेफर कर रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा द बॉय वॉज वेरी प्राउड। अब यहाँ पर जो ये ही दिया गया है, इस ही की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? अब ही को हम रिप्लेस कर देंगे एक रिलेटिव प्रोनाउन से। वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होगा जिसको हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए हम यूज करते हैं हु को। तो हमने हु लिख दिया यहाँ पर। द बॉय वॉज वेरी प्राउड हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। ओके। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। द बॉय वॉज वेरी प्राउड हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी है सेंटेंस नंबर 22 के लिए। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने लिखा हुआ है लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये आपका एक पूरा पर्सन है। वेंट टू विजिट हर ग्रैंड मदर वॉज इल इन बेड। अब देखिए यहां तक जो आप देख रहे हैं एक सेंटेंस, ये आपका मेन क्लॉज बन जाएगा। आप इसको बना दीजिए मेन क्लॉज। जैसे ही आप इसको मेन क्लॉज बनाते हैं तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस को एक कनेक्टिव की सहायता से इसी सेंटेंस के साथ जोड़ना होता है, रिलेटिव क्लॉज बना करके। तो अब यहाँ पर देखिए हर ग्रैंड मदर है, यहाँ पर भी हर ग्रैंड मदर है। तो ये दोनों जगह कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले ग्रैंड मदर को किससे रिप्लेस कर देते हैं? हु से, क्योंकि ये एक पर्सन है। तो हमने ग्रैंड मदर की जगह जैसे ही हु रख दिया,
तो ये क्या सेंटेंस बन जाता है? फिर ये आपका जो स्टॉप है ये हट जाएगा और ये सेंटेंस क्या बनेगा? लिटिल रेड राइडिंग हुड वेंट टू विजिट हर ग्रैंडमदर हु वाज इल इन बेड। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं पे एक चेंज लेकर के आना है। हर ग्रैंडमदर जो है आपका, जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे इससे, हु से, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, बस इतना खाली आपको चेंज करना है। देखने में सेंटेंस काफी बड़ा है लेकिन है इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जो कि हु है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। कहा जा रहा है दिस इज माई कजिन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम। हिम क्या है? हिम एक पर्सनल प्रोनाउन है। किस केस में है? एक्यूजेटिव केस में है। जैसे ही हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदलना चाहेंगे तो हम पहले वाले सेंटेंस को मेन क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। हम लिखेंगे दिस इज माय कजिन। अब यहां पर ये मेन क्लॉज में कन्वर्ट हो गया। हिम की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। वो क्या होगा? वो होगा होम। और इसके बाद हम क्या करेंगे? बाकी का सेंटेंस जो है उसको रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा बना देंगे। आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। ओके, ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वी ऑल डिस्पाइज अ कवर्डली बॉय ही इज वन। तो इस सेंटेंस को आप देखिए, ये दो सेंटेंसेस में टूटा हुआ है भी। पहला क्या है? वी ऑल डिस्पाइज अ कवर्डली बॉय। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इसको आप मेन क्लॉज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ही इज वन, वो एक है। कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हम सभी नफरत करते हैं। डिस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना। नफरत करते हैं एक डरपोक लड़के से, और वो एक है, यानी कि वो एक डरपोक लड़का है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा मेन क्लॉज बनने वाला है वो शुरू होगा यहां से। हम लिखेंगे ही इज आ कावर्डली बॉय। अब हमने यहां तक कि इसको लिख दिया। आगे हमें क्या करना है? अब इस बॉय के बारे में हमें बताना है कि हम इससे नफरत करते हैं। तो हम लिखेंगे होम, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कनेक्टिव का काम करेगा। वी ऑल डिस्पाइज। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको हमने कौन से कनेक्टिव से जोड़ा? होम के जरिए। क्यों जोड़ा? क्योंकि हम इस वाले बॉय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला बॉय यहाँ पर एक्यूजेटिव केस में है, तो हमने एक्यूजेटिव केस के लिए ये होम का यूज कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी मेन क्लॉज बना देता है। ही इज अ कावर्डली बॉय, ये वन जो है ये किसके लिए है? अ कावर्डली बॉय के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 25 की तरफ। सेंटेंस नंबर 25 हमसे कह रहा है दिस इज द कैट इट किल्ड द रैट। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इसको हम मेन क्लॉज बना लेंगे और हम इस इट को रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे दिस इज द कैट, फिर आगे हम लिखेंगे विच किल्ड द रैट। ओके, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने विच का यूज किया है किसकी जगह पर? इट की जगह पर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पहले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है दोज ग्रेप्स वेयर वेरी स्वीट यू ब्रॉट देम। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? दोज ग्रेप्स, वे अंगूर, वेयर वेरी स्वीट, बहुत ही ज्यादा मीठे थे। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? यू ब्रॉट देम, जो आप लाए थे। तो देम किसके लिए यूज हुआ है? ग्रेप्स के लिए यूज हुआ है। हम इसे कैसे बदलेंगे एक सेंटेंस में? हमें कनेक्टिव का यूज करना होगा जो देम को रिप्लेस करेगा। कैसे? हम लिखेंगे दोज ग्रेप्स वेयर वेरी स्वीट
विच। अब विच का यूज हम क्यों करते हैं? विच का यूज हम एक्यूजेटिव केस के लिए भी कर सकते हैं और नॉमिनेटिव केस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर देम ग्रेप्स के बारे में है, तो ग्रेप्स क्या चीज है? फल है, फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है? एक नॉन लिविंग थिंग होती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो दोज ग्रेप्स वेयर वेरी स्वीट विच यू ब्रॉट, यानी कि जो आप लाए। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है और यहाँ पर लिखा हुआ है, हरी स्पोक टू द सोल्जर। सोल्जर का मतलब सैनिक और हरी एक व्यक्ति है। द सोल्जर्स आर्म वाज इन अ स्लिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल्जर के आर्म की, यानी कि हाथ की, और वाज इन अ स्लिंग। स्लिंग कहते हैं जब हम देखते हैं कि लोगों के हाथ टूट जाते हैं, तो जो पट्टी उनके हाथ पे बांध करके उनकी गर्दन से हाथ को लटका दिया जाता है, उसको कहते हैं स्लिंग। तो हरी स्पोक टू द सोल्जर, यानी कि हरी ने सैनिक से बात करी। द सोल्जर्स आर्म वाज इन अ स्लिंग, और सोल्जर का हाथ लटका हुआ था पट्टी में। ये आप कह दीजिए स्लिंग, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में बोलते हो। तो हम इसको जब सेंटेंस को, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक सेंटेंस में बदलेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हरी स्पोक टू द सोल्जर। ठीक है। अब ये सोल्जर के आर्म की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिव केस लगेगा आर्म के लिए। हम यूज करेंगे whose arm was in a sling, was in a sling। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेंटेंस नंबर 28 पर। सेंटेंस नंबर 28 जो है 27 के जैसा ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैप्टन प्रेज्ड बलू। कैप्टन ने, यानी कि कप्तान ने, बलू की तारीफ की। बलूज बॉलिंग वाज वेरी गुड। बलू की गेंद फेंकना बहुत ही अच्छा था। यानी कि जो बॉलिंग होती है, मैच खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि गेंद एक फेंकने वाला होता है, बॉलर। तो ये जो बॉलिंग करते हैं बलू, इनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर बॉलिंग की तारीफ की जा रही है, और वो बॉलिंग किसकी है? बलू की है। ठीक वैसे ही जैसे सोल्जर का आर्म था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इसको मेन क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। हम लिखेंगे द कैप्टन प्रेज्ड बलू। अब ये क्या है? बलू की बॉलिंग, तो हम लिखेंगे होज। ठीक है। और फिर बॉलिंग वॉज वेरी गुड। ओके। तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस, जिसमें हमने दोनों सेंटेंसेस को एक कर दिया है। चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सेंटेंस नंबर 29। सेंटेंस नंबर 29 में कहा जा रहा है, अ मैन केम। एक आदमी आया, रनिंग अप, दौड़ते हुए ऊपर। ही हर्ड मी, उसने सुना मुझे, कॉलिंग, पुकारते हुए। तो एक आदमी दौड़ते हुए ऊपर आया, उसने मुझे पुकारते हुए सुना। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे अ मैन केम रनिंग अप। ये क्या हो गया? ये आपका मेन क्लॉज हो गया। इसके बाद जो ये ही लिखा हुआ है, ये क्या है? ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। हम मैन की बात कर रहे हैं, तो हम उसी की बात यहां करेंगे। हम लिखेंगे हु, और इसके बाद हर्ड मी कॉलिंग। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। क्या बना सेंटेंस? अ मैन केम रनिंग अप, एक आदमी दौड़ता हुआ ऊपर आया। हु हर्ड मी कॉलिंग, जिसने मुझे पुकारते हुए सुना। तो इस तरीके से देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 33 के
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। 29 क्वेश्चंस थे, 29 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अब हम अगले एक्सरसाइज में बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।